चलिए, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को एक बार फिर से मैं सूरज भारती आर्ट्स क्लासेस, जो कि आपके ही अपने यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग जो है आज के क्लास में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि कंपटीशन के भी बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास है अपना, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, चूँकि हमारी पहली जो है सभ्यता रही है हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में जानना है। और 12th बच्चों के लिए तो कहना नहीं है, 12th जो बच्चे हैं उनके लिए ये फर्स्ट चैप्टर ही है इतिहास का। ठीक है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये आपका पहला टॉपिक है। तो जो भी बच्चे हैं, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, चाहे 12th के क्लास की तैयारी करने वाले हैं, हम लोग चूंकि कॉन्सेप्ट ढंग से जो है हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कही जाती है कि हम लोग को ये चीज़ें जानकारी, अगर सोचने के लिए कहे कि आज से 300-400 वर्ष पहले कैसा लोग को मकान हुआ करता होगा, कैसे लोग रहते होंगे, तो इस जाहिर सी बात है कि जब आप बड़े शहरों को बचपन से अब तक देखे होंगे 10 साल पहले में, तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग नज़र आता है कि किस तरह से पहले बड़े बड़े शहरों में जाते थे, छोटे छोटे आपके इलाके के शहरे होंगे, तो वहाँ पहले मकाने किस तरह से कम होते थे, और 10 साल में इतने मकान हो गए, इतने गली आ गए हैं, इतने पॉपुलेशन बढ़ गए हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग से वो सारा चीज़ आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से अंदाज लगा करके अगर देखा जाए तो लगता है कि 200-300 वर्ष पहले तो पूरा जो है वो लगभग, और देखा जाए तो लोगों की जो मकाने होंगे कच्ची ईंटें के होंगे, है ना, जो ग्रामीण सभ्यता की तरह होंगे। लेकिन अगर सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि सभ्यता बहुत कम डेवलप थी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आज से 4000 वर्ष पहले की बात कर ले, 4500 वर्ष पहले की अगर बात कर ले लगभग, तो उस समय में जो लोग रहते थे वो पक्की ईंटों के मकान में ही रहते थे। यानी सोचने वाली बात है कि जिस तरह से मस्तिष्क में आता है कि 200, 300, 400 वर्ष पहले लोग जो है कच्ची मकानों में रहते थे, घास फूस के बने होते थे, बांस के बने होते थे, है ना, मिट्टी के मकानों में रहते थे। लेकिन ये देखा जाए तो हम लोग को ये जानकारियां मिलता है तो बड़ा गौरव फील होता है कि आज से 45 वर्ष पहले जो हम लोगों के जो पूर्वज हुआ करते थे वो पक्की ईंटों में रहते थे। तो ये जानकारियाँ कैसे मिलती है? इससे पहले भारत में हालांकि भारत में अगर सीरीज से देखे तो ये भारत का पहला सभ्यता रहा जिसको हड़प्पा सभ्यता कहे, लेकिन हमको इसकी जानकारी बहुत बाद में हुई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी हम लोग को जो सभ्यता की जानकारी थी वो वैदिक सभ्यता था। चूंकि वेद पुराण की कहावतें चलती थी तो वैदिक सभ्यता भी तो 4 वेदों का निर्माण हुआ था। ठीक है, लेकिन वैदिक सभ्यता से पता चलता है, वेदों से वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है, लेकिन हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं था। तब ध्यान से सुनेंगे, उस समय कहा जाता है अन्य विश्व में बात कर ले तो कई सिविलाइजेशन थे। जैसे मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड में पार करके कहीं मिस्टेक हुआ है उसके लिए सॉरी चाहेंगे। थोड़ा सा हम प्रयास किए हैं कि यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करिए। मान लीजिए ये आपका जो है कि भारत है, और ये भारत है, और इधर में भारत के पश्चिम साइड में बढ़िएगा, उत्तर पश्चिम साइड में। तो जैसे जैसे उत्तर पश्चिम साइड में आएंगे तो जैसे मिलेगा आपका बगल में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के आगे आइएगा और पश्चिम साइड में तो आपको अफगानिस्तान मिलेगा। अफगानिस्तान के और साइड में आइएगा तो ईरान मिलेगा, फिर इराक मिलेगा। तो यहाँ पे ईरान इराक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे दजला और फरात नदी, 11th क्लास में पढ़ना था, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था वो दजला और फरात नदी के बीच में था। दो नदियों के बीच का मैदानी वाला जो भाग, दो नदियों का बीच का जो दुआब वाला इलाका था, इधर से भी एक नदी जाती थी, इधर से भी नदी, एक तरफ दजला और एक तरफ फरात, और बीच का जो दुआब वाला हिस्सा था, यहाँ एक सभ्यता था। इस सभ्यता को कहते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात की सभ्यता इसको कह सकते हैं, क्योंकि दजला फरात नदी के बीच है। क्योंकि देखिए ये सब चीजें ये इसलिए बताएं क्योंकि इस बार भी बोर्ड में क्वेश्चन आया है, बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन था उसमें आया है कि आप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 2 सभ्यताओं के नाम दीजिए। तो आपको इसके पैरेलल जो सभ्यता है इसके बारे में भी थोड़ी जानकारियां होगा, तो आप अपने ऑटोमेटिक लिख देना होगा, इसमें आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि इसका ये आंसर हो जाएगा। तो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत हम लोग नहीं जान रहे कि हमारी सभ्यता क्या है भाई। पहले हम लोग सीधे जानते थे कि वैदिक सभ्यता हमारी पुरानी सभ्यता रही, ठीक है, और वैदिक सभ्यता एक प्रकार के ग्रामीण सभ्यता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि उत्तर पश्चिम साइड में एक सभ्यता का प्रमाण था, ईरान इराक का क्षेत्र में दजला फरात की सभ्यता है, इसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके अलावे भी अगर बात करें तो ये यहाँ जो भाग देख रहे हैं ये आपका अफ्रीका, इधर साइड में जितना है सब एशिया है, इधर जो है कुछ हिस्सा इधर यूरोप देश है, और ये
वाला जो भाग देख रहे हैं ये अफ्रीका है। तो इधर वाला में आप पढ़ते होंगे यहाँ पे एक स्वेज नहर भी है जो लाल सागर से भूमध्य सागर, पट्टी सागर है, पट्टी सागर है, तो लाल सागर भूमध्य सागर, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे स्वेज नहर जो किसी देश के कब्जे में है तो मिस्र के, और यहाँ पे एक देश है मिस्र, और मिस्र के पास में, मिस्र में विश्व के, आप लोग बचपन में पढ़े थे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और यही नील नदी के किनारे मिस्र की भी सभ्यता थी। याद रखेंगे मिस्र में किस चीज की सभ्यता थी, मिस्र की भी सभ्यता थी। यहाँ जो है दजला फराज जिसको मेसोपोटामिया की भी सभ्यता कहते हैं, याद रखेंगे कौची की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, याद रखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। लिखने में थोड़ा सा बोल्ड करके लिखने में मिस्टेक हो जाता है, आप उसको समझिएगा। तब मेसोपोटामिया की भी सभ्यता है, मिस्र की भी सभ्यता है, ये सभी सभ्यता के बारे में जानकारी है। और ऐसा हम लोग को भी लगता था कि चलिए भारत से पहले इस सब मेसोपोटामिया की सभ्यता वाले लोग हैं, मिस्र की सभ्यता वाले लोग हैं। इधर आप आइएगा तो इधर यूनान एक देश मिलेगा आपको। यूनान के देश में ही जो है एक टापू पर एक फैला एक सभ्यता था, विकसित हुआ था, जिसको क्रीट की सभ्यता कहते हैं। किस चीज की सभ्यता कहते हैं, क्रीट के। अगर इधर भारत के इधर साइड में देखेंगे तो इधर जो है आपको चीन जी मिलेंगे, चीन देश है, और चीन में भी कहते हैं कि एक सभ्यता थी जिसको हवांगू नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो ये इतने सभ्यता के बारे में बात कर ली हम लोग। अब इसमें से कई बार पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन है, तो आप इसमें से दो गो सभ्यता का नाम आप लिख सकते हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। चलिए ध्यान से समझेंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सभ्यता, माने लोग ये दावे कर रहे थे कि हमारे यहाँ सबसे पहले लोग जो है वो आराम से यहाँ रहे हैं, बढ़िया तरीके से सेटल लिए हैं। सभ्यता कहने का मतलब क्या, जब मनुष्य सभ्य तरीके से जहाँ रहना शुरू कर दिया वहां सभ्यता बन गया है ना। कबीलाई जीवन जिएगा, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तो उसको छोड़िए ना सभ्यता कहेंगे। तो ये लोग दावे कर रहे थे, हम लोग बस यही जानते थे कि ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग को बहुत पुराना सभ्यता है, 3600 कोई कह रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं। हम लोग जानते थे कि भारत की पहली जो सभ्यता था वो वैदिक सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता की अगर बात कर ले तो हम लोग जानते थे कि वैदिक सभ्यता 1500 BC से, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर करके, और हमारा जो है वो लगभग 600 BC, 1500 से लेकर के 600 BC के बीच का ये वैदिक सभ्यता था, जिसमें हम लोग पढ़े थे, दो भाग में बांटते, आगे पढ़ेंगे आगे के लेसन में। चलिए ध्यान से सुनेंगे। हम लोग इसी को अपना सबसे पुराना सभ्यता मानते थे, लेकिन भारत में मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, भारत में जब अंग्रेजों का कब्जा था, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट जो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा समझने के बाद आपका जो थिंकिंग पावर बढ़ेगा यहाँ पे। चलिए अभी समझिए कि ये भारत जो देख रहे हैं, भारत के उस सब इलाका जहाँ पे अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा हो गया था, वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा हो गया था। और अंग्रेजों के काल में भारत में जो है सबसे पहली बार रेल चलना शुरू हुआ था, है ना। आप सब पढ़े होंगे बचपन में कि 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चला, और मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी में पढ़ना कितने डब्बे वाले रेल चले, पैसेंजर क्या थे, ये सब चीज बाद में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। बस ये जानते हैं कि मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली बार रेल चला 1853 में। और इससे पहले की बात बता दे कि इधर का जो क्षेत्र है, चूंकि ये सब जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो भाग है ये पाकिस्तान का एरिया, हमने यहाँ बड़ा खींच दिया आपको शो करने के लिए, चूंकि कैमरा में बहुत छोटा आ जाता है, ध्यान से समझेंगे। तो ये मान लेते हैं अपना भारत का पड़ोसी ही देश है, जो पहले जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये जो इधर साइड में देख रहे हैं बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान इंक्लूड था, एक भारत था पहले, है ना। 1947 में ये अलग हो गया, 1971 में ये अलग हो गया। हालांकि 1947 के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान इसी का अंग बन गया था। तो ये पहला अपना भारत था। तो इस समय बात करते हैं कि भारत में ये लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, इस सब इलाका भारत में आता था, पाकिस्तान में नहीं था, ठीक है। पाकिस्तान देशी नहीं था। तो इस समय अगर हम बात करते हैं जी, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ इधर साइड में जो एक जगह था, इसको कहते हैं हड़प्पा। ध्यान से सुनेंगे, इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा कहते हैं। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। याद रखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ध्यान समझेंगे। इधर के क्षेत्र में क्या होता था कि लोग ईंटा निकालते थे। ध्यान से सुनेंगे, इन लोग को जब मकान बनाना होता था, तब मकान बनाने के लिए लोग क्या करते थे, तो जमीन को खोदते थे, और जमीन के नीचे से एकदम इन लोग को ईंटा मिल जाता था रेडीमेड, है ना, एकदम बिना पके पकावल, एकदम जो है से कि बिना इनको मेहनत किए हुए पके पकाए ईंटा मिल रहा है जमीन के नीचे से। ये लोग क्या करते थे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, 1826 के समय की बात कर रहे हैं, जिस समय में अंग्रेज सब पूरा डेरा डाले हैं, कंपनी वंपनी चला
आ रही है ना, जिस समय में रैयतीवाद वगैरह ये सब लागू हो रहे हैं, टॉम्स मोरो ये सब है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े तो आप जान रहे हैं। उस समय में आप आकर के सोचिए कि अंग्रेज का पूरा कब्जा है भारत में, और 1826 की बातें कही जा रही है कि यहाँ पे ध्यान से समझिए, हड़प्पा क्षेत्र से काफी ज्यादा जो है वो ईंटें प्राप्त किए गए। तो टीला उल्हा के नीचे से खुदाई हो रहा है, ईटा मिल रहा है, लेकिन लोग क्या होते हैं, लोग ना बस ईटा निकाल रहा है, बस बाकी नहीं सोचता, अपना फायदा हो रहा है, बाकी क्या है नहीं है। हम लोग थोड़ा उस समय तक हमारे यहाँ शिक्षा दर ज्यादा नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन अंग्रेज थोड़ा हम लोग से स्टैंडर्ड था, सभ्य था, कोई चीज में तर्क देता था। हम लोग परंपरावादी ज्यादा थे, जो पहले लोग कह रहा है वो मानते थे। कोई कह दिया कि अगर ईटा निकालो घर बनावो, और दूसरा कोई जो है कि नहीं कहो कि ईटा निकलता है नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा है, दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग भी करते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 1826 में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में ईटा निकालेगी। 12th में पूछता है कि हड़प्पा में सर्वाधिक ईंटें कब प्राप्त हुए, तो 1826, ये याद रखेंगे। तो जब ईंटा प्राप्त हुआ तो 1826 में एक अंग्रेज है जिसका नाम है चार्ल्स मेंसन, ध्यान सुनेंगे, चार्ल्स मेंसन है, ये टिल्हावा के देख के कह दिया ना, हड़प्पा टिल्हावा के देख करके, टिल्हा माने अरे ऊपर नीचे से भैया सभ्यता दब गया है, तो सभ्यता दब गया तो हजारों वर्ष बीत गए हैं, 4500 वर्ष लगभग बीत गए हैं। तो उस समय में तो 4000 वर्ष पार हो गए हैं, तो धूल कण मिट्टी का परत आ करके और टिल्हा टाइप का बन गया। तो इस टिल्हा को देख करके चार्ल्स मेंसन कह दिया, ये अनुमान लगा दिया कि इसके नीचे जरूर कोई ना कोई राज दबी हुई है, यानी ऐसा लगता है अलग अलग तरह के वस्तुएं मिलते हैं, पके ईंटें आते हैं, कुछ अजीब तरह के बर्तने मिलते हैं जो पुराने बर्तने हैं। तो ये सब देख के अनुमान लगाया कि हो न हो ये कोई ना कोई सभ्यता नीचे दबी हुई है, लेकिन खुदाई नहीं है ना। 1826 में चार्ल्स मेंसन जो है टीला को देख करके लगा उसको कि सभ्यता, लेकिन खुदाई नहीं हुआ। आगे चल करके कहते हैं 1853-56 के दौरान भारत में जो है वो काफी मात्रा में ये प्रयास किया जा रहा है कि भारत के अलग अलग जगह पर रेल पटरियां बिछाई जाए। चूंकि अंग्रेज व्यापारी है वो लाभ की दृष्टि से सोच रहे थे कि अलग अलग जगह रेलवे का जाल बिछाएंगे तो भारी मात्राओं में बंदरगाह तक लाने में ले जाने में हमको वस्तुओं का आराम हो जाएगा, व्यापार में आराम हो जाएगा। तो इसी साइड में हैं, पहली बार तो 1853 में रेल चली मुंबई से थाने के बीच में। इसी तरह से आगे करके इधर के जो क्षेत्र थे जो अब पाकिस्तान में चलिए पहले भारत का हिस्सा है, तो इधर लाहौर से कराची के बीच में, लाहौर से कराची के बीच में, ध्यान से यहाँ देखिए, लाहौर से कराची के बीच में ये रेलवे लाइन के जाल बिछाने के लिए जो है वो सौंपा गया। ध्यान से सुनेंगे, और ये अभी एक ध्यान से सुनेंगे 1853 से 56 के दौरान जो शुरुआती दौर में भारत में रेल चला वो भी याद रखेंगे। तो उस समय याद रखेंगे किसके शासन काल में हुआ, तो डलहौजी के शासन काल में, जो व्यापक के सिद्धांत का नीति भी लाया था। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान से सुनेंगे, रेल का जो जिम्मेवारी डलहौजी के समय में जो रेल चला, तो इधर साइड में दो भाई को सौंपा गया जिसको बाटन बंधु भी कहते हैं। हालांकि विलियम बंधु और जेम्स विलियम और बाटन बंधु ऐसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों भाई थे। अब इनको जब इधर सौंपा गया कि भाई लाहौर से कराची के बीच रेलवे ट्रैक बिछाया जाए, तो उस समय में ट्रैक के बीच में जो है कुछ ठोस टाइप का, मान लेते हैं ट्रैक है इस तरह से, तो ये तो लकड़ी का पहले होता था, अभी भी कहीं कहीं लकड़ी का होता है, लेकिन ये पटरियों के बीच में जो गैप है ना, इधर में थोड़ा सा कुछ ठोस, जैसे अब तो गिट्टी वगैरह ये वो भरा जाता है, तो उस समय तो गिट्टी के कोई फैक्ट्रियां नहीं थे, पत्थर को काट करके गिट्टी बनाने का कोई भारत में तकनीक डेवलप नहीं थे। तो इस समय में कोई कठोर चीज, कुछ कठोर मिट्टी मिल जाए या कुछ भी उसका मिल जाए जिसमें गैपिंग में डाल दिया जाए। तो इधर साइड में जब आए तो ये लोग गांव के आदमी बोले कि देखिए आपको कठोर चीज के तलाश है, तो कि हाँ कठोर चीज के तलाश है, तो कहा कि ये वो बात बताते हैं, कोई से कहिएगा नहीं, आपका काम पूरा हो जाएगा। बोला कि आदमी से पूछा भाई ये अंग्रेज कि का भाई का है, ये कहा कि एक जगह है, अब जाइएगा आ जा करके ओकर नीचे से खोदिएगा ना, तो ओकरा से आपको कठोर ईंटा मिलेगा, एकदम मैंने पक्कल पकावल हैवी ईंटा मिलेगा। तो बाटन बंधु भाई दंग लग गया दोनों, कहा कैसे वैसे हो सकता है, गया होगा ओकर नीचे से निकाला ईंटा। आ यहाँ के जितना सब स्थानीय आदमी है बिना ओकर पर विचार किए ईंटा निकाल रहा है, मकान बना रहा है, ईंटा निकाल रहा है, मकान बना रहा है, सबका फ्री में काम हो रहा है ना। तो इसको भी लग गया बाटन बंधु के कि सब ईंटा निकालता है खोद के अंदर से जमीन से, और कुछ पुरानी वस्तु मिलता है। इन लोग को लग गया कि जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ इतिहास दबा है।
लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ, लेकिन ये अनुमान पे भारत में जो है अब अंग्रेज तय किया कि भारत के कई जगह ऐसे टीले हैं जिसको देखने से पता चलता है कि यहाँ खुदाई होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, कुछ न कुछ यहाँ दबा हुआ है। तब भारत में पुरातत्व विभाग का गठन हुआ है ना, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। और याद रखेंगे इसमें पहले जो अध्यक्ष रहे हैं वो याद रखना है कनिंघम है। तो ये भी आप पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन कि पुरातत्व के विभाग के जनक है, पुरातत्व के जनक कौन है? लॉर्ड कनिंघम है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कनिंघम जो है इनके अध्यक्ष बने सबसे पहले, और ये जन्मदाता के रूप में आप इनको समझ लीजिए। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई किसके समय में? तो अंग्रेजों के समय में। ठीक है, तब ध्यान से समझिएगा बात को। आगे चल करके पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। ध्यान से सुनेंगे, कौन थे जी? जॉन मार्शल थे। तो ये जॉन मार्शल को ये अब फाइनल टास्क दिया गया कि एरिया में तनी जाके खुदाई करवाइए। अब समझ बात ना। अब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ ध्यान से समझिएगा, पुरातत्व विभाग की अगर बात करें तो यहाँ ये एरिया में खुदाई करने के लिए लगा कि टीला के नीचे कुछ राज दबा है, इसको पता किया जाए। तो ये अपना जो है टास्क, जॉन मार्शल अध्यक्ष थे उस समय में पुरातत्व विभाग के, और दयाराम साहनी जी को ये काम सौंपा गया है कि भाई जो आप है इस टीला की खुदाई करके पता करिए। तो 1921 में, अभी तक हम लोग 1921 से पहले हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग भी इस सब विश्व में ये सब पुराना कहता है कि सब तरीके से हमारा ही आदमी रहना शुरू किया है। ये लोग दावा कर रहा है, हम लोग जो है मुड़ी झुकोले रहते हैं कि हमरा ही तोरा ही के बाद आदमी आकर के सब तरीके से रहा है। आप लोग के यहाँ बढ़िया सिविलाइजेशन था, मेरे यहाँ रूरल सिविलाइजेशन, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चलता था। अभी 1921 में हम लोग को भारतीयों को पता चल गया कि अरे भैया 1921 में लगा है, अंग्रेज सूचना दिया कि अरे भारतीय देखो तुम्हारे लिए एकदम बहुत बढ़िया गुड न्यूज लेकर के आए हैं। भाई क्या है गुड न्यूज? तो कि तुम उस समय के आदमी हो, तुम्हारा जो पूर्वज है, तुम्हारा जो इतिहास है उस समय के है जिस समय में दजला फरात में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिस समय नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी, यानी जिस समय वर्ल्ड में अन्य जो सिविलाइजेशन थे उसके आसपास के सभ्यता है, वो तुम्हारी भी सभ्यता का पता चला है ना। हम भारतीयों को भी बहुत गौरव फील हुआ, खुशी महसूस हुआ कि चलो हम भी इन लोग के समय के थे, है ना। और ये भी पता चला कि हमारे यहाँ जो सिविलाइजेशन था, जितना बढ़िया साफ सफाई रख रखाव शहरी पैटर्न था, उतना विश्व के अन्य जगह पर भी सिविलाइजेशन डेवलप हुए थे, लेकिन उनके यहाँ उतना बढ़िया मेंटेनेंस नहीं था जितना बढ़िया भारतीय लोग जो थे एकदम सब तरीके से जी रहे थे। साफ स्वच्छ एकदम, पूरा एकदम वातावरण स्वच्छ था। ध्यान से समझिएगा बात को, बड़ा इंटरेस्ट। आज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट बढ़ते चला जाएगा। तो इसलिए देखिए, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो का टाइमिंग देख करके मत हटिए। अगर आपको कुछ सीखना है तो बने रहना। हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ आप भी जानते होंगे, लेकिन अगर आधे एक घंटे के वीडियो में हम कुछ ऐसा बोल दें, हो सकता है 2-3 पॉइंट ऐसा हो ही जाएगा कि जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो यहाँ से सीखने के लिए मिल सकता है। अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम पढ़ेंगे उसको, है ना। उसके बाद हम भी उस पर चेक करेंगे, हमको भी वहाँ से सीखने के लिए मिल जाए। तो चलिए ध्यान से समझिएगा बात को भैया। 1921 ईस्वी की बात कर लिए तो दयाराम साहनी जी जब एक नीचे खुदाई किए तो अलग अलग चीज के वैरायटी मिलने लगा। समझ रहे बात ना। यहाँ विशाल अन्नागार मिल रहा है भाई, खुदाई किए तो यहाँ जो है से कि अलग अलग चीज पता चलने लगा, कब्रिस्तान को मिलने लगा, है ना। तो इस सब से पता चल गया, पुरानी वस्तुएं मिलना शुरू हो गया। तो समझ में आ गया कि वो कोई ना कोई सिविलाइजेशन है। जब कार्बन डेटिंग कहता है, जिसमें आप लोग पढ़ना है कार्बन 14, सबके माध्यम से जब चेक हुआ तब पता चला कि बहुत पुराना है। ये वैदिक ये सब भारतीय करता था, वेद पुराण की बात करता था, ये तो इससे भी पुराना वस्तु है। तब हम लोग को एक पता चल गया कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन था। लेकिन सबसे पहले इस जगह की खुदाई हुआ, किस जगह के? तो हड़प्पा के। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नामकरण कर दिया गया हड़प्पा की सभ्यता। आज हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, आखिर इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं। ये भी जानेंगे कि सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, तीनों पर डिस्कस करेंगे अभी साथ में, ध्यान समझेंगे। तो ये तो आपको मालूम हो गया कि 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खोज होगी। तो सबसे पहले ये हड़प्पा जगह की, देखिए हड़प्पा अभी के आधुनिक समय की बात कर रहे हैं कि हड़प्पा उस जगह को कहते थे। अब पहले के समय में अलग अलग कोई मेलुआ तो कुछ अलग अलग नाम होता था। तो ये सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुआ तो इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया कि हड़प्पा की सभ्यता। समझ गए बात को। सबसे पहले हड़प्पा खुदाई कब हुआ? 1921 में। कौन किए थे? दयाराम साहनी। समझ रहे बात को। चलिए
लगले एक साल के आगे, एक साल के आगे यानी 1922 की बातें हैं, ठीक है। 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में जो है से कि यहाँ पे लगले, यहाँ हड़प्पा जो जगह आप देख रहे हैं, शायद परछाई बन जा रहा हो, थोड़ा सा आप भी ध्यान लगाएंगे। यहाँ ये हड़प्पा से दक्षिण साइड में, ध्यान से सुनेंगे, हड़प्पा से दक्षिण साइड में 483 किलोमीटर की दूरी पर, यानी लगभग बात कर लेंगे आप तो 500 किलोमीटर बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे एग्जैक्ट 483 किलोमीटर की दूरी पर ये हड़प्पा से दक्षिण में जो है से कि एक सिंध नदी के किनारे, यानी सिंधु नदी के किनारे एक जगह की खुदाई हुआ। इस जगह को कहते हैं मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो बोलते हैं इसको, ध्यान समझेंगे बात को। ये मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की है वो कौन के, राखल दास बनर्जी, ठीक है। और कब की इंपॉर्टेंट है, 1922 में सबसे पहले किसी स्थल का खुदाई हुआ तो हड़प्पा, इसीलिए सभ्यता का नामकरण हो गया हड़प्पा की सभ्यता। दूसरी बार जो खुदाई हुआ वो मोहनजोदड़ो का कब हुआ, 1922 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और 1922 में जो खुदाई हुआ वो मोहनजोदड़ो स्थल का हुआ। और मोहनजोदड़ो की बात कर ले तो ये सिंध नदी के किनारे का भाग है, याद रखेंगे कौन नदी के किनारे का भाग है, सिंध नदी के किनारे का भाग है, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनेंगे, सिंधु नदी के किनारे, जबकि हड़प्पा की बात कर ले तो ये रावी नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे है जी, रावी नदी। ये भी पूछ देता है, नदी भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि कहां से कहां कितना किस तरह से फैलल है, बाद में एक एक पॉइंट हम लोग मैप पे, 2 मैप इसलिए बनाए ताकि एक पे हम आपको दर्शा सके कि कहां पे कौन सा हड़प्पा का प्रमुख भाग है, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसे हम बात कर ले तो खुदाई के दौरान आप सब पढ़े ही होंगे ओवरव्यू में, लेकिन हम आपको बता दें कि खुदाई की बात कर ले तो ऐसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, बनवाली है, ऐसे कर करके आजादी के समय तक अगर देखें तो आजादी के समय से पहले तक लगभग 40 जगहों की खुदाई हो चुकी थी। यानी हड़प्पा से जुड़े जो क्षेत्र थे, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ऐसे कर करके 40 ऐसे प्रमुख स्थल थे जिसकी खुदाई हो चली थी। लेकिन अभी टाइम में अगर देखा जाए, वर्तमान समय की अगर बातें कर दी जाए तो अब 40 ही नहीं कहा जाता है, लगभग 1400 से अधिक साइट्स की जो है 1400 से अधिक प्रमुख हड़प्पा से जुड़े स्थल का प्रमाणित होता है कि यहाँ इस जगह पे हड़प्पा फैली हुई है। जिसमें अगर बात कर ले तो 2 ऐसे स्थल है जो अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं, बाकी पाकिस्तान की बात कर ले तो 475 और भारत की बात कर ले तो 925। यानी भारत में अभी भी हड़प्पा से संबंधित सबसे ज्यादा स्थलों की खुदाई हुई है, ठीक है। अब हम लोग बारीकी से एक एक चीज देखेंगे। अभी हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, दूसरी बात मोहनजोदड़ो की खोज कौन की जी, राखल दास बनर्जी, जिसको शॉर्ट में आपको राखल न दे के आर दे देगा, दास न दे करके डी दे देगा, हिंदी में जो लिख देगा बनर्जी, तो आपको आरडी बनर्जी कहे, यानी राखल दास बनर्जी। समझ के बात ना, आपको दयाराम साहनी को कर देगा, डी से दया हो गया, आर से राम हो गया, ठीक है। तो इसको कल लिख देगा डी आर साहनी। इस तरह से 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना, डी आर साहनी बोले दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी, यानी इसको आप शॉर्ट में आरडी बनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मोहनजोदड़ो की भी खुदाई हुआ सिंधु नदी के किनारे। अब ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले बात आया कि भाई हड़प्पा की खुदाई हुआ तो इसको सभ्यता का नामकरण कर दिया, हड़प्पा की सभ्यता। अब ज्यादा जो स्थल मिल पा रहे हैं उस सिंधु नदी के किनारे का है कि लगले, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के दूरी पर, मोहनजोदड़ो से मात्र 130 किलोमीटर के दूरी पर एक जगह की खुदाई हुआ जिसको कहते हैं चानहुदड़ो। ध्यान से समझेंगे, चानहुदड़ो, जहां हम लोग एक एक वो फिर पढ़ेंगे कि हड़प्पा में क्या मिले हैं, नहीं मिले हैं, है ना, मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को क्यों कहा जाता है, आखिर ऐसा क्या है, और भी मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं, किस प्रकार के विशाल स्नानागार होते हैं, ये सभी पढ़ेंगे। कांसे की नर्तकी से लेकर के सब लोग जब चानहुदड़ो पढ़ेंगे तो उसमें यह भी आएगा कि चानहुदड़ो एक तरह से यहाँ सौंदर्य सामग्री से संबंधित चीजों का कारखाना हुआ करता था। छोटे मोटे फैक्ट्रियां होते थे जो सौंदर्य प्रसाधन का मतलब सजने संवरने वाले जो सामग्री आते हैं, जैसे लिपस्टिक बनाने वाले भी यहाँ कारखाने होते थे, है ना, पाउडर बनाने के भी कारखाने होते थे, मनके से मोती उती आभूषण बनाने के, गला उला हार वोर सजने संवरने वाले जितना भी सामग्री है उन सभी आइटम जो है चानहुदड़ो में बनते थे। तो एक चीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम आपको ये एग्जैक्ट समझा दें नक्शा पे कि कहाँ
कहां से कहां हड़प्पा का विस्तार है, कौन कौन प्रमुख स्थल है, खास करके 12th लेवल, और इसके अलावा आगे भी आपको काम देगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बात को। चांद हुजरों की खोज कौन की है, ये भी इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, एनजी मजूमदार। चांद हुजरों की खोज कौन की है, एनजी मजूमदार। अब चांद हुजरों भी मिल रहा है सिंधु नदी के किनारे, ध्यान से समझेंगे। मोहनजोदड़ो मिल रहा है सिंधु नदी के किनारे। ऐसे और भी कई क्षेत्र जो है वो सिंधु नदी के किनारे शुरुआती दौर में मिले। तो लगा इसको, इतिहासकार कहा कि भाई सबसे पहले तो हड़प्पा की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता कर दी, अब सिंधु नदी के किनारे बहुत ज्यादा स्थल मिल रहा है, तो इसका नामकरण कर दिया गया सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। ध्यान सुनेंगे, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता इसको कर दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता को ही कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्लियर है यहां तक आपको? आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा की सभ्यता, पहले हड़प्पा स्थल मिला, सिंधु घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पहले शुरुआती दौर में जो स्थल मिले थे खुदाई के दौरान, वो ज्यादातर सिंधु नदी के किनारे मिले थे, तो इतिहासकार इसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कह दिया। लेकिन हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस सिंधु नदी के इलाका में इधर जो गंगा है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश ऐसे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो ये तो गंगा है। गंगा की इधर साइड में देखें तो कोई स्थल नहीं है, ठीक है। और इधर साइड में देखेंगे तो इधर भी है, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आलमगीरपुर आपका मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे। इधर सरस्वती नदी है, और सरस्वती नदी के पास में इधर मान ले तो गंगा है, इधर मान ले तो सिंध है, तो सिंध के पास में शुरुआती दौर में ज्यादा मिलने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता कह दी गई। और इधर सरस्वती नदी है, गंगा जो सरस्वती अपना जल ले जा करके गंगा में मिला देती है। इलाहाबाद में आप पढ़े ही होंगे कि गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है ना, संगम भी है। ये सरस्वती नदी के आसपास के इलाका में बहुत ज्यादा छोटे बड़े जो है वो हड़प्पा से जुड़े शहरों का उल्लेख मिला है, ठीक है। तो हड़प्पा से जुड़े स्थल ज्यादा मिलने के कारण अब इतिहासकार में मतभेद हो गया कि भाई इसको सरस्वती की सभ्यता कही जाएगी, लेकिन इसमें यहीं पे रखा गया, इसको सरस्वती की सभ्यता नहीं कही गई। हाँ, एक बात और, इसको काशी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय में जो लोग रहते थे, ध्यान से समझेंगे, वो तांबा और टीना जानते थे। धातु की अगर बात कर ले तो तांबा और टीना जैसे धातुओं से वो लोग परिचित थे, और दोनों धातु को मिक्स करके गला वला करके और एक नया धातु बनाते थे जिसको कांसा कहते थे। क्या कहते थे जी? कांसा कहते थे, ठीक है। कांसा यानी इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ब्रॉन्ज। तो कांसा कहते हैं। और सबसे ज्यादा हड़प्पा वासी जो है वो उन्नति के शिखर पर अगर गए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किए अगर किसी धातु के बदौलत, तो वो धातु था कांसा, है ना। कांसा बनाते कैसे? T+T, याद रखेंगे T+T, आप शॉर्ट में याद रखें T+T बराबर K। ध्यान सुनेंगे, यानी तांबा टीना मिलाएगा तो कांसा बना, तांबा टीना के मिलाने से क्या बना? कांसा। और ये लोग सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस धातु के बदौलत के? कांसे के बदौलत, ठीक है। याद रखेंगे हड़प्पा वासी जो है वो उनको लोहा की जानकारी नहीं थी। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा के लोग तांबा जान रहे हैं, टीना जान रहे हैं, सोना जा रहे हैं और चांदी भी जान रहे हैं, ठीक है। हम बात कर ले तो आप लोग को पढ़ाएंगे आगे चल करके कि ये लोग सोना कहां से लाते थे? उत्तरी कर्नाटक के एरिया से इनको यहाँ सोना आता था, है ना। अफगानिस्तान के जो क्षेत्र है इधर से भी जो है सो कुछ सोना ये लोग लाते थे। चांदी उंदी ईरान के क्षेत्र से, जहां पर ईरान इराक के पास में मेसोपोटामिया की सभ्यता था, उधर से आते थे। हम सभी चीजों पर विशेष चर्चा कर ले। पहले आपके मस्तिष्क में इतना तक बैठा दे कि हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक लगभग फैली हुई थी, कौन प्रमुख स्थल किस राज्य में है, ये आपको मैप पर होना चाहिए याद। उसके बाद फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा कि कैसे व्यापार होता था, कैसे किस तरह से जहाजें जाती होगी, तो आपके अंदर में इमेजिंग बनेगा। जब इमेजिंग बनेगा, इमेज बनना शुरू हो जाएगा भैया, तो आपको खुद ब खुद समझ में भी आना शुरू हो जाएगा, और ये ज्यादा समय तक आपके मस्तिष्क में लोड रहेगा, भूलने के चांसेस कम हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब आगे करके ये तो आपका पाकिस्तान के एरिया में हड़प्पा हो गया, सिंधु नदी के किनारे इधर दक्षिण में 500 किलोमीटर लगभग, यानी 483 किलोमीटर पर मोहनजोदड़ो, 130 किलोमीटर मोहनजोदड़ो के आगे देखे तो ये चांदहुजरो है, ठीक है। ये 3 प्रमुख जगह जो अभी के दौर में देखे तो पाकिस्तान में है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये अभी जो भाग देख रहे हैं, ये भाग जो आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात का भाग है। यहाँ पहले हम कुछ आपको स्टेट दिखा दे। सबसे ऊपर वाला ये जो भाग देख रहे हैं, ये जेके शॉर्ट में लिख दे, यानी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के इधर साइड में जैसे ही देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के ये पंजाब है, ठीक है। आप पहले नक्शा याद रख लीजिए, जिनको क्लियर है वो ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, स्किप कर दीजिएगा बाद में वीडियो। चलिए, ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब आपका है, और पंजाब ऊपर जम्मू कश्मीर, यहाँ बीच का जो भाग है ये हिमाचल प्रदेश है। शॉर्ट में
लिख देते हैं HP। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरा साउंड सुन करके कैच करिएगा। ये जम्मू कश्मीर है, नीचे में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब है जी, बगल में क्या है पंजाब, और इधर साइड में उत्तराखंड है, ये साइड में क्या है उत्तराखंड। चलिए ध्यान में रखिएगा बात को। सबसे ऊपर में भारत के कौन सा राज्य है तो जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर में कौन राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे इधर साइड में बीचे बीचे कौन है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के इधर बाएं साइड में इधर बाएं इधर दाएं है ना, तो बाएं साइड में ये कौन है ये पंजाब है, हिमाचल प्रदेश के दाएं साइड में ये उत्तराखंड है, ठीक है। और ये जो भाग देख रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है वो राजस्थान है, ठीक है। तो ये पंजाब के नीचे है, देखिए गौर से, पंजाब के नीचे ये आपका राजस्थान है, ठीक है। और ये दूगो जैसे मैप में देखते हैं इंडियन के मैप में ऐसे, यहाँ पे ये वाला भाग ये आपका जो है ये गुजरात है, ये क्या है गुजरात है, ठीक है। ये याद रखेंगे। इसके नीचे इधर का जो साइट है इधर से इस तरह से जो लगा हुआ है ये आपका हरियाणा है, ये क्या है जी हरियाणा। एक बार फिर से देखिए, आपको याद कराना मेरी जिम्मेवारी बनती है, आप ध्यान सुनेंगे, आप केवल फोकस करिए, टाइम दीजिए, याद कराना मेरी जिम्मेवारी है। ये देखिए ये पूरा का पूरा प्रॉपर देखें तो ये आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे ये आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ये बाएं और जो है ये पंजाब है, और इधर साइड में हिमाचल प्रदेश के देखें तो ये उत्तराखंड का भाग है जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझेंगे। ये पूरा बड़ा जो भाग देख रहे हैं ये राजस्थान है, और नीचे वाला जो दूगो इस तरह का भाग देख रहे हैं ये गुजरात है, ठीक है। और ये उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, तो इसके नीचे का जो भाग है ये आपका उत्तर प्रदेश है। ये कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के ऊपर साइड में जो देखे यहाँ पे तो उत्तराखंड, नीचे उत्तर प्रदेश, ऊपर में उत्तराखंड, ये बीच का जो भाग देख रहे हैं हरियाणा, हरियाणा में यहाँ लास्ट में एकदम हरियाणा के छोर में देखो तो यही कॉर्नर पे भैया दिल्ली पड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश के कॉर्नर पे नोएडा पड़ता है, ठीक है। कई बार ऐसा दर्शाने के लिए आ जाएंगे मैप बनाने के लिए कि नोएडा को दर्शाइए, दिल्ली को दर्शाइए, ऐसा होता है 12th क्लास में, तो इसको भी फोकस करते चलिए। तो ये आपका हो गया हरियाणा, हरियाणा के दक्षिण छोर पे दिल्ली है, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। बिहार में कोई स्थल नहीं अभी मिले हैं, बिहार की चर्चाएं हम लोग इसमें नहीं करेंगे, जहां जहां हड़प्पा से संबंधित जगह उसी की चर्चा करेंगे। ये गुजरात के नीचे का ये जो भाग है ये महाराष्ट्र है, ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है महाराष्ट्र है, ठीक है। अब ये बीच के जो हिस्सा होता है ये बीच में मध्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। लगभग इतना आपको मैप में क्लियर होना चाहिए। सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर, नीचे में हिमाचल प्रदेश, बाएं और पंजाब, और इसके दाहिने और जो है आपका ये उत्तराखंड, ये क्या है जी तो राजस्थान, राजस्थान के नीचे में गुजरात, ठीक है। इधर साइड में ये सब क्या है पाकिस्तान, इधर है आपका हरियाणा, जब पढ़ाएंगे कि बनवाली यही हरियाणा में मिलेगा आपको, ठीक है। इधर साइड में उत्तर प्रदेश, जहां हम लोग जानेंगे कि आलमगीरपुर मिले हैं, ठीक है। तो ये चीजें अभी ध्यान में रखिएगा, आपको गिजबिज ना हो जाए, आपका मस्तिष्क में हर चीज बैठते चल जाए, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा नीट एंड क्लीन कर ले। 1 मिनट अभी कहीं जाइएगा आप खाली नहीं, बस समय दीजिए, सीखिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये देखिए तो इधर साइड में हड़प्पा मिला है, एक बार देखते चलिए। ये हड़प्पा मिला है, हड़प्पा से दक्षिण में 483 किलोमीटर पर मोहनजोदड़ो, एक बार रिपीट करते चलिए आप लोग। यहाँ जो है 130 किलोमीटर पर नीचे दक्षिण में चान्हुद्रो मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु नदी किनारे। चान्हुद्रो के खोजकर्ता जो है खुदाई करता वो आपका है एनजी मजूमदार, मोहनजोदड़ो के जो है वो आपका राखाल दास बनर्जी, और हड़प्पा का जो है वो कौन है आपका दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज 1921 में किए थे, इंपोर्टेंट है डेट, और ये भी एक डेट इंपोर्टेंट है 1922, ठीक है मोहनजोदड़ो। अब ध्यान से सुनेंगे, ये गुजरात का जो एरिया है, ये जो भाग देख रहे हैं अभी हम बोल रहे हैं यहाँ गुजरात है, तो गुजरात के ये देखिए इधर साइड में ये समुद्री वाला भाग है। देखिए हड़प्पा का कुछ जो भाग है वो समुद्री वाले भाग से ही लगता है, ऐसी बात नहीं कि समुद्री वाले भाग नहीं थे। तो ये गुजरात में यहाँ कॉर्नर पर ही एक जगह है, इसको कहते हैं जी लोथल, याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं लोथल। तुमसे ये भी पूछ लेगा भैया लोथल जो है किस राज्य में है, तो गुजरात में, और ये समुद्र के किनारे है। बाद में हम डीपली पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं से पानी के जहाज, बड़े बड़े जहाज जो थे वो दूसरे सभ्यता में भी जाते थे, दूसरे सभ्यता में जाने के लिए खुला करते थे लोथल से। लोथल एक गोदी है ना, गोदी का मतलब भी हम आपको समझाएंगे कि गोदी होता क्या है, ठीक है। अब आप आमतौर पर बंदरगाह समझते हो ना, तो उसके बारे में बताएंगे। चलिए आगे ध्यान से समझेंगे बात को।
ये लोथल कहाँ है जी? तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावे गुजरात में और भी बहुत सारे प्रमुख स्थल मिले हैं, जैसे धौलावीरा है ना, रंगपुर है, ये सब आपको जो है गुजरात में ही मिलेंगे। अब एक बात और बनता है कि अगर तुमसे कोई कहे कि भारत सबसे ज्यादा हड़प्पा से संबंधित भाग पाकिस्तान में है, हड़प्पा से संबंधित जो क्षेत्र स्थल है पाकिस्तान में है या भारत में है, बलूचिस्तान में है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो है वो भारत में है, ठीक है, याद रखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस किए, लगभग अभी की डेट में देखें तो 925 से भी अधिक स्थलों की खुदाई हो चली है, ठीक है। तो लेकिन भारत में अगर कहे कि सबसे ज्यादा किस राज्य में हड़प्पा से संबंधित स्थल है, तो याद रखना है आपको गुजरात, सबसे ज्यादा गुजरात में, ठीक है। गुजरात के 2-3 पॉइंट याद रखेंगे, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा। लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। आगे ऊपर में जाएंगे, ये आपका राजस्थान का भाग है, अभी हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे। ये जो है आपका राजस्थान है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और यहाँ एक प्रमुख स्थल की खुदाई जिसको कहते हैं कालीबंगा। ध्यान सुनेंगे, ये क्या है जी? कालीबंगा। ये क्या है? कालीबंगा। ध्यान से सुनेंगे, कालीबंगा। अभी बहुत सारे क्षेत्र धीरे धीरे हो जाएगा। राजस्थान के प्रमुख जो स्थल हड़प्पा से संबंधित है कालीबंगा, गुजरात में लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, ठीक है। आगे इधर साइड में जो हरियाणा था, हरियाणा में एक प्रमुख जगह जिसको कहते हैं बनवाली, ठीक है। एक और भी बनवाली के अलावे एक और याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ही है, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी और बनवाली दोनों हरियाणा में, राखीगढ़ी, बनवाली दोनों हरियाणा में। इधर साइड में आप अपना मस्तिष्क में इमेज बैठा लीजिएगा कि ये आपका राजस्थान है, कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। बाकी एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते चल जाएंगे मैप पे, फिर दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए सबसे ऊपर में, भारत के ऊपर में कौन सा राज्य है? अभी हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख स्थल मिले हैं वो आपका है मांडा। याद रखेंगे, वो आपका क्या है जी? मांडा है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख स्थल मांडा है, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे है। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो सबसे उत्तर साइड में ये आपका मांडा हो गया, और नीचे में इधर लोथल, और लोथल के इधर ये जो राज्य है हम अभी आपको डिस्कस किए, ये राज्य महाराष्ट्र है। ये क्या है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में याद रखेंगे, यहाँ जो है एक जगह है, इसको कहते हैं दैमाबाद। इसको क्या कहते हैं? दैमाबाद। सबसे बड़ा अक्षर में लिख दे ताकि आपको दिखाई दे, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैमाबाद में कि ये हड़प्पा का सबसे दक्षिणतम भाग है। सबसे दक्षिणी वाला जो स्थल है हड़प्पा का वो कौन है? तो दैमाबाद। और सबसे उत्तरी वाला जो जगह है, स्थल है, वो आपका मांडा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये पाकिस्तान का एरिया है, और इधर पाकिस्तान के ही लास्ट इधर छोर में देखे तो ये बलूचिस्तान का साइड पड़ता है। आप वो मैप पर देख सकते हो, वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान का एरिया हो जाता है, जो कि पाकिस्तान के ही कब्जे में है। और यहाँ बलूचिस्तान में भी एक क्षेत्र मिले हैं, और ये हड़प्पा का सबसे पश्चिमी वाला भाग हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, सबसे पश्चिमी वाला भाग हो जाता है। इसको कहते हैं सुतका गेंडोर। याद रखेंगे, सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। कहाँ है? बलूचिस्तान में। याद रखेगा आपको, ये सबसे पश्चिमी वाला भाग है। सबसे दक्षिणी वाला भाग कौन है जी? तो महाराष्ट्र के दैमाबाद। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? दैमाबाद। सबसे उत्तरी वाला भाग कौन है? मांडा। उत्तरी वाला भाग कौन है? मांडा है, ठीक है। देखिए पश्चिम, ये तो पश्चिम साइड हो गया। पूर्व साइड में उत्तर प्रदेश है, ये पूर्व साइड में ये उत्तर प्रदेश है। अभी यहाँ हम लोग देखे थे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक जगह मिले हैं, इसको कहते हैं आलमगीरपुर। याद रखेंगे, आलमगीरपुर। ध्यान में समझिएगा बात को, ये उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। अब यहाँ समझिएगा एक बार फिर से, इतना कम से कम आपको इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख जगह मांडा, समझ रहे बात ना, हड़प्पा से संबंधित स्थल की बात करें मांडा, और इसके नीचे आएंगे तो जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब। एक पॉइंट याद रखेंगे, पंजाब में भी एक प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। पंजाब में प्रमुख स्थल है रोपड़। पंजाब में प्रमुख स्थल क्या है जी? रोपड़, जो हड़प्पा से संबंधित है। ये सब वो उस तरह का बात है जो 12th लेवल के लिए एकदम पूरा आराम बांध के काम करेगा, ठीक है। और बड़े जो एग्जाम के देने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी धीरे धीरे हम लोग और डीपली करेंगे, ताकि आपका पहले बेसिक कंप्लीट करते हैं। एक बार ज्यादा लोड देंगे आपको परेशानी हो जाएगा। ये ध्यान से समझेंगे बात को। जम्मू कश्मीर का
ये मांडा हो गया प्रमुख स्थल है, ठीक है। और ये हड़प्पा का सबसे उत्तरी साइड है, सबसे उत्तर वाला भाग यही है। इसके नीचे जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब में यहाँ आते हैं इस साइड में, तो प्रमुख स्थल है रोपड़, हम लोग पढ़ेंगे इस समय। माली के साथ यहीं पे वो कुत्ता दफन मिला है रोपड़ में, ठीक है। नीचे इधर साइड में पढ़ेंगे तो हरियाणा के सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बनवाली राखीगढ़ी हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे पश्चिमी पूर्वी वाला भाग है, यहाँ एक हिस्सा मिलेगा, इसको कहेंगे आलमगीरपुर। और हड़प्पा के सबसे दक्षिण में देखेंगे ये मिलेगा आपको दैमाबाद, ठीक है। ये चलिए यहाँ ध्यान में रखेंगे। इधर पाकिस्तान में 3 इंपॉर्टेंट है आपका सबसे पहले हड़प्पा, इसके अलावे में मोहनजोदड़ो के नीचे में चानहुद्रो, ठीक है। और बलूचिस्तान के अंदर में सबसे पश्चिमी वाला जो भाग है सुतका गेंडोर, याद रहेगा तुमको। चलिए भैया अब इतना मिटाते हैं और जल्दी से देखेंगे कि अब ये बारे में ध्यान से समझेंगे। लगभग अगर भारत में बात कर ले तो इस तरह से इधर मांडा से लेकर के सुतका गेंडोर और इधर दैमाबाद, इधर थोड़ा सा आलमगीरपुर और ऐसे फिर मांडा राखीगढ़ी सब बनवाली ऐसे कर दे तो ऐसे होता है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हड़प्पा का जो विस्तार है इस तरह से है। यानी अगर कभी पूछता है कि हड़प्पा का जो विस्तार है वो किस आकार का है, त्रिभुजाकार है ना, आयताकार है, वृत्ताकार है, तो याद रखेंगे ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो किस आकार में है? फैला हुआ जो है वो त्रिभुजाकार फैला हुआ है, ठीक है। ये ध्यान से सुनेंगे। अगर इसके क्षेत्रफल की बात कर ले कि पूरा का पूरा टोटल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखेंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी लगभग आप बात कर सकते हैं, जब आप गड़बड़ा जाइएगा तो 99 होइले है, 12,99,000 होइल है और 600 वर्ग किलोमीटर, तो आप कहिएगा लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा का विस्तार है। ये ध्यान से सुनेंगे। हड़प्पा का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रमुख स्थल देख लिए। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण कर दिया गया। कुछ एक साल के बाद जो है कि राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसके दक्षिण में 483 किलोमीटर पर मोहनजोदड़ो की खुदाई होगी, जो कि पाकिस्तान के एरिया में सिंध नदी के किनारे था, है ना। इसके अलावे में 130 किलोमीटर की जब दूरी मोहनजोदड़ो से और बढ़े तो वहां पे बगल में एक मिल गया चानहुद्रो। तो ये 3 चानहुद्रो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तीनों किस प्रांत में है? पाकिस्तान के अभी प्रांत में है, ठीक है। ये हो गया। हम लोग भारत में देखें सबसे ऊपर में मांडा, सबसे दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इधर हम लोग पूर्वी वाले भाग की बात कर ले तो पूर्वी वाला भाग में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जगह मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और हड़प्पा का ये सबसे पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो पश्चिम वाला भाग जो बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर है और यहाँ आलमगीरपुर है। तो यहाँ से यहाँ तक की बातें कर ले कि यहां से यहां तक कुल लंबाई कितने थी, तो ये कुल लंबाई है भैया 1600 किलोमीटर। ध्यान से सुनेंगे, कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। उसके अलावे अगर ऊपर से नीचे बात कर ले, उत्तर दक्षिण की बात कर ले, जो मांडा से ध्यान सुनेंगे, मांडा जम्मू कश्मीर में और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में, यहां से यहां तक की बात कर ले तो इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। याद रखेंगे 1400 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। आपसे अगर कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में उत्तर दक्षिण में ज्यादा विस्तार है, ये पूर्व से पश्चिम, ज्यादा जो लंबाई की दृष्टि से अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा लंबाई की दृष्टि से पूर्व पश्चिम है या उत्तर दक्षिण है। तो याद रखेंगे लंबाई की बात कर ले, लंबाई का मतलब उत्तर दक्षिण की बात कर ले तो जो उत्तर दक्षिण की दूरी है वो कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर। और यहां से यहां तक अगर पूर्व पश्चिम की बात कर ले तो पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर दूर है? तो 1600 किलोमीटर। समझ रहे बात ना? यानी ऐसे ज्यादा फैला हुआ और ऐसे कम है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो काफी पुरानी सभ्यता है, वैदिक से पहले की सभ्यता है। और अगले दिन बताएंगे इसमें कि किन के अनुसार जो है हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है, कई लोग इसको मानेंगे 2500 से 1750, है ना, कई लोग 26.5, 27.5 से 17.5, इस तरह के सिविलाइजेशन का अपना अपना टाइम पीरियड रखेंगे। उन पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है किस तरह से ये सभ्यता बसी, कैसे क्या हुआ, कहाँ किसकी क्या विशेषताएं थी, कहाँ पे क्या क्या चीजें मिले हैं,
हैं, इन सभी के चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम देख करके पल ही डर जाते हैं, वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को छोटा बनाया जा रहा है। चलिए, इतना देर तक आप मेरे वीडियो को वॉच किए, इसके लिए दिल से शुक्रिया, है ना, सभी को। और आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत नया चैनल है ना, और आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर वेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको देखिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो, नहीं तो आप अपना समय कीमती क्यों हम पे बर्बाद करिएगा। अगर ठीक लगता है तो आप हमको थोड़ा सा कमेंट लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो हमारा हौसला बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। बाकी अगर कोई आप हमसे कुछ हो जाती है मिस्टेक या कोई ऐसा आदत जो आपको ठीक नहीं लगता हो समझाने का, वो आप कमेंट में करिएगा, उसमें हम लोग सुधार करेंगे, ठीक है। जय हिंद।